हेलो माय डियर जूनियर्स, आई कम बैक वंस अगेन विथ योर यूनिट नंबर 4 एंड कि अभी तक आपका यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 3 तक आपका ईएमआई जो कि एक कोर क्रेडिट जिसका क्रेडिट 4 है ऑन योर एक्टिव एंड योर एग्ज़ाम इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। तो एज़ मैंने पहले ही आपको बोला था कि सभी जो ईएमएफटी का अगर हम बात करें तो ईएमएफटी के जो आपके यूनिट नंबर 1 से लेकर हमने यूनिट नंबर 5 तक वीडियो अपलोड कर दिया है वन शॉट एंड योर ये देख सकते हैं ईएमआई जो है ईएमआई का भी आज 4th यूनिट है। इसके बाद केवल 1 यूनिट बच जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर आपने थंबनेल देख के वीडियो क्लिक किया है एंड यू आर आल्सो इंटरेस्टेड फॉर यूनिट नंबर फर्स्ट वन शॉट सॉरी यूनिट नंबर 4th वन शॉट देन प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने, अदरवाइज यू कैन स्किप, यू कैन गो ऑन अनदर प्लेटफॉर्म एंड यू कैन गो थ्रू। क्योंकि इफ़ यू विल वॉच देन ऑब्वियसली मैं आपको एक आपको एक मतलब आशा दिला सकता हूँ कि हाँ जो भी आपके टॉपिक है, जैसे 4th यूनिट में टॉपिक जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीटी एंड पीटी कवर करते हैं। सीटी पीटी की वर्किंग कंडीशन तो कवर करते हैं, उसके साथ साथ जो ये रेशियो है ये हर साल 2 नंबर या 7 नंबर में आता है। तो जो रेशियो एंड फेज एंगल एरर है सीटी पीटी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग, डिजाइनिंग एंड कंसिडरेशन, इलेक्ट्रॉनिक, वोल्ट मीटर, एमीटर, मल्टीमीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, प्रिंसिपल ऑफ सीआरओ, जो प्रिंसिपल ऑफ सीआरओ है एंड टाइम फ्रीक्वेंसी जो फेज एंगल है ये भी हर एक टाइम एग्जाम में पूछता है। जो स्पेक्ट्रम एनालाइज़र है एंड वेव एनालाइज़र जो ये है, और डिजिटल वोल्टमीटर, मतलब ये स्पेक्ट्रम और वेव एनालाइज़र जो हमने 3 टॉपिक बताया। पहले सीटीपीटी का वर्किंग फंक्शन, फेज एंगल एरर, फिर से हमने प्रिंसिपल ऑफ सीआरओ जो हमने बताया सीआरओ क्या होता है, स्पेक्ट्रम, वेव एनालाइज़र एंड वेव एनालाइज़र। अगर आप कुछ नहीं पढ़ते हैं, ये 3 चीज़ आप पढ़ के चले जाते हैं, तो मैं आशा देता हूँ कि ऑब्वियसली 2 से 7 नंबर इस यूनिट से आप कवर करके ज़रूर आएंगे। लेकिन अगर आप ये वन शॉट पूरा कवर देखते हैं देन हाँ आप इस यूनिट को अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो चलिए हम इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आता है। देखिए अभी तक जो भी आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा था, ट्रांसफार्मर यूनिट, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक मशीन। ट्रांसफार्मर एक क्या है, स्टैटिक मशीन ही है जो क्या करता है, वोल्टेज को अप करता है या डाउन करता है। आप इतना तो फैमिलियर होंगे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन के लिए यूज़ होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर, इट्स मोस्टली कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर टू ऑपरेट इंस्ट्रूमेंट और मीटरिंग हाई वोल्टेज। देखिए अभी तक हमें हाई मतलब लो वोल्टेज जो करेंट है, जैसे करेंट मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आप जानते हो करंट मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज़ करने मतलब वोल्टेज का मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ करते थे। लेकिन ये मतलब बहुत ही लो स्केल ऑफ रेटिंग के लिए हम यूज करते थे। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा जैसे आप आगे अभी 3rd ईयर में आओगे तो आप ट्रांसमिशन लाइन पावर सिस्टम पढ़ोगे। पावर सिस्टम में कि वोल्टेज जो होता है 11 केवीए पे मतलब जनरेट होता है। जनरेट होने के बाद जब ट्रांसमिट होता है ना तो कम से कम 700 केवी तक चला जाता है, सॉरी 700 केवी तक चला जाता है। इतना ज़्यादा मतलब 400 केवी तक हमारा जो है ना वोल्टेज को स्टेप अप हम करते हैं। तो इतना ज़्यादा स्टेप अप करेंगे तो इसको मेजर कैसे करेंगे, तो वही मेजर करने के लिए हाई वोल्टेज एंड करेंट, इसको मेजर करने के सेफली आइसोलेटिंग सेकेंडरी कंट्रोल सर्किट फ्रॉम हायर वोल्टेज और करेंट, तो वहीं मतलब इसका रोल आता है। अभी हम पढ़ेंगे। आप इतना तो जानते होंगे सीटी क्या होता है। बेसिकली हम वेरी शॉर्ट में बता दें तो सीटी जो यूज होता है ना वो हाई वोल्टेज करेंट रेटिंग के लिए हो जाता है, करेंट रेटिंग। और जो पीटी होता है आपका नाम से पोटेंशियल, ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर मतलब वोल्टेज मेजर करने के लिए हाई रेटिंग का यूज होता है। तो आप जानते होंगे ऑब्वियसली, ये सब तो आप जानते होंगे कि सीटी और पीटी क्या होता है। देखिए सीटी पीटी का यहाँ पे मतलब अभी आगे और ही बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। सीटी जो होता है वोल्टेज, जो पीटी होता है, पीटी हमारा पीटी जो होता है वोल्टेज मेजर करेगा। वोल्टेज जो भी मेजर करेगा आप जानते होंगे उसको हम पैरेलल में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और जो हमारा सीटी होगा वो करंट मेजर करता है, तो सीटी को हम क्या करते हैं, सीटी को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। दिमाग चलिए हमारा एसी सप्लाई आ रहा है यहाँ पे, ऐसे एग्जांपल में हमने ले लिया। जब पीटी कनेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा मतलब वोल्टेज इसमें आ रहा है, इसके पैरेलल में हम पीटी कनेक्ट करते हैं, उसे वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। अब ये कैसे काम करता है, अगर आप फर्स्ट यूनिट पढ़े होंगे तो उसमें हमने आपको बताया था मल्टीप्लायर का यूज क्या होता है एंड शंट जो होता है रेजिस्टेंस उसका यूज क्या होता है। तो जब हम पीएमएमसी पढ़ रहे थे, पहले हम आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, जब हम पीएमएमसी पढ़ रहे थे फर्स्ट यूनिट में तो वहाँ पे पीएमएमसी का जो है रेंज हम कैसे बढ़ाते हैं वो हमने पढ़ा था। जो पीएमएमसी के अगर पैरेलल में हम शंट रेजिस्टेंस लगा रहे थे तो वो एमीटर जो हाई वोल्टेज एमीटर की तरह यूज करता था, और जब हम उसके सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड कर देते जिसका रेंज बहुत ज़्यादा होता था, मल्टीप्लायर कहते थे, तो वो वोल्टेज की तरह वर्क करता था। सेम वैसे ही इसका भी है, लेकिन ये जो है तो इसके वाइंडिंग ऐसा हम मतलब डिज़ाइन करते हैं कि हाई करंट और हाई वोल्टेज के लिए हम काम करते हैं।
यहाँ पे एडवांटेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो लार्ज वोल्टेज एंड करंट इन एसी, वही लिख रहा है कि हम बहुत ज़्यादा, अभी तक हम देखिए वोल्टेज वोल्ट मीटर या मीटर से हम 5 एम्पियर और 110 से 120 वोल्टेज तक के एम्पियर हम मतलब मेजर कर देते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बिटवीन हाई वोल्टेज एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मतलब बहुत ही सेफली हम सीटी और पीटी का यूज करके हम क्या करते हैं, सेवरल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बिकम कनेक्टेड थ्रू द ट्रांसफार्मर, मतलब बहुत ही सेवरल अमाउंट ऑफ कह सकते हैं वोल्टेज या करंट को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीटी एंड पीटी। अब डिसएडवांटेज भी होते हैं, जिसके एडवांटेज होते हैं उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे अगर मल्टीप्लायर आर यूज फॉर वोल्टेज मेजरिंग, मतलब मल्टीप्लायर यूज फॉर वोल्टेज मेजरमेंट कंज्यूम लार्ज अमाउंट, जैसे आप अभी हमने जब मल्टीप्लायर का बताया कि जब मल्टीप्लायर हम यूज करते हैं पीएमएमसी में, तो ये ओबियसली हाई रेजिस्टेंस है तो ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। एज वेल एज बहुत से हैं डिसएडवांटेज, ये आप पढ़ लीजिएगा। इट डिफिकल्ट टू कीप लीकेज करंट फ्लो होता है जब हम लो, मतलब यहाँ लिख रहा है करंट लो इन हाई वोल्टेज मल्टीप्लायर, तो ये कुछ डिसएडवांटेज है, ये आपको पढ़ने की नीड है, आप पढ़ सकते हैं इसको। अब सीधे हम चलते हैं सीटी क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, ट्रांसफार्मर में करंट ट्रांसफार्मर का स्पेलिंग नहीं होता है ट्रांसफार्मर, ये मतलब गलत है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग से उतना आपको मतलब नहीं होना चाहिए। A current transformer is a device that is used for transformation of current from higher voltage to proportional to lower voltage। अगर करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखो अगर सिंपली हम बताएं तो करंट ट्रांसफार्मर का ऐसा हमारा फिगर होता है, डायग्राम होता है, ये जरूर आप याद कर लीजिएगा कि गैस क्वेश्चन होता है। इट्स ए हाई वोल्टेज टर्मिनल, यहाँ से हमारा जो है जो बसेस हैं जिसमें हमें मेजर करना है उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। मैग्नेटिक कोर एंड वाइंडिंग, ये पोर्सलिन का बना होता है क्योंकि हमें इंसुलेट करना होता है, और ये सेकेंडरी बॉक्स होता है। तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है ना, कंस्ट्रक्शन अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सबसे पहले ये आर वाई बी थ्री फेज होता है, थ्री फेज सप्लाई। अब इसके सीरीज में हम क्या करते हैं, देखो इसके सीरीज में हम क्या करते हैं, सीटी को कनेक्ट करते हैं। तो सीटी को कनेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, सीटी हमारा करंट मेज़र करने के लिए यूज होता है। तो आप जानते होंगे कि जब नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा ना, नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वोल्टेज कम होगा। तो हमें क्या मेजर करना है, देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे लिखा होगा, एक बार हम पढ़ देते हैं, वही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। द कोर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज बिल्ड अप विद लेमिनेशन सिलिकॉन, अभी आपने पढ़ा। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ करंट ट्रांसफार्मर कैरी द करंट विच इज टू मेजर, जो हम मेजर करना होता है वो करंट जो होता है उसके सीरीज में होता है, वो कनेक्ट होता है, यहाँ पे लिखा होगा, और उसी को हमें मेजर करना होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर इंसुलेटेड, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग इंसुलेटेड टू ईच अदर होते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है ना, प्राइमरी वाइंडिंग वो सिंगल टर्न का होता है, हमारा सीटी का प्राइमरी वाइंडिंग सिंगल टर्न का होता है, लेकिन जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो लार्ज नंबर ऑफ टर्न होता है। ऐसा क्यों होता है, ये कंसेप्ट होता है, यही समझना होता है। क्योंकि देखो आज अभी हमने बताया कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। तो यही कारण है कि सीटी के जो प्राइमरी होता है, देखो ये हमारा प्राइमरी होगा, प्राइमरी में हमारा केवल एक टर्न होता है, लेकिन सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न बहुत ज़्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो यहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा, और जब वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट हमारा ऑब्वियस है कि कम होगा। और हमें वोल्टेज जो मतलब करंट को कम करना है, करंट को प्रोपोर्शन में लेके करंट का मतलब मान के चलो हमारी 1000 एम्पियर मान के चलो करंट में फ्लो हो रहा है, तो हम इस प्रोपोर्शन में इसको डिवाइड कर देंगे कि ये 10 एम्पियर तक मेजर करे। जब 10 एम्पियर तक मेजर करेगा ना तो हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जब आगे आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब समझ में आता है। तो मतलब करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हम वोल्ट करंट के मतलब जो हमारा हाई रेटिंग का करंट है उसको कम करके ऐसा हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, और तब जाकर उसके प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, करंट को मेजर कर लेते हैं। एंड देन वंस वी मेजर द करंट, उसके बाद हमारा मतलब हाई वोल्टेज करंट हम मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सीटी। तो ये सीटी का देख सकते हैं, ये सीटी हमारा सीरीज में लगा हुआ है, और 0 से 5 एम्पियर तक हमारा ये सीटी जो होता है ना वो करंट ट्रांसफार्मर एक अमीटर ही है। लेकिन अमीटर को क्या कर रहे हैं कि जो हाई करंट हमारा आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं, ऐसे डिज़ाइनिंग कर दे रहे हैं कि जो प्राइमरी हमारा सिंगल टर्न होगा, सेकेंडरी नंबर ऑफ मोर टर्न, वोल्टेज ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ मोर टर्न है तो करंट कम होगा, और वही करंट को मेजर करके प्रोपोर्शनल में मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड देन फाइनली हम जितना हमें मेजर करना था करंट, हम बहुत ही सेफली मेजर कर लेंगे। तो ये हमारा सीटी होता है। देखो इतना आसानी से समझना और समझाना, इसके पीछे बहुत ही एक अच्छी मतलब मेहनत होती है। हमने डिप्लोमा में भी पढ़ा, बीटेक में भी पढ़ा,
पीपीटी बनाते टाइम भी पढ़ा, तब जाके कहीं इतना अच्छे से कंसेप्ट को मैं क्लियर कर पाता हूँ। एंड ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से मैं आपको कंसेप्ट देने की प्रोवाइड करता हूँ वो भी वन शॉट में, वन शॉट इज़ अ टाइप ऑफ रिवीजन, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जितना समझा सकूँ उतना समझाऊँ। अगर यही वीडियो लेक्चर रहे तो सिटी को समझाने के लिए, सिटी में बहुत चीज़ें, सिटी में इतना ही थोड़ी नहीं है, सिटी में अभी आगे आप पढ़ोगे तो इसमें ईरर्स आते हैं, इसमें डेरिवेशन आएंगे, फेज एंगल एरर एंड बहुत से एरर आते हैं, वो सब भी पढ़ना पड़ता है ना। तो वन शॉट इज़ जस्ट टाइप ऑफ रिवीजन। आप ऑब्वियसली, मुझे इतना तो मालूम है कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका एग्ज़ाम केवल 10 दिन बचा है, तो आप तो अब स्टार्ट करोगे नहीं। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो तो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, और जो पास होने वाले होते हैं तो वो तो एक दिन पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के आराम से पास हो जाएंगे। 21 नंबर लाना होता है 70 में, वो तो आराम से आ जाएगा। बस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रटना होगा, आराम से आ जाएगा। तो अभी हमने जैसे सिटी के बारे में बताया, सॉरी हाँ सिटी के बारे में बताया, तो अब आगे उसके बाद हम पीटी के बारे में पढ़ेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल वही होता है जो हमने समझाया कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑब्वियसली सिंगल, हमारा प्राइमरी में सिंगल वायर है और सेकेंडरी में हमारा नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, तो म्यूचुअल इंडक्शन से क्या होगा, इसमें हमारा करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, उसके कारण हम इसके सीरीज में क्या करेंगे, एक एमीटर लगाएंगे, और एमीटर ऐसा लगाएंगे कि वो प्रोपोर्शनल में करंट को मेजर कर ले। ये सब कुछ आप पढ़ लेना, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्किंग कैसे होता है, हमने समझा दिया। यहाँ पे ये भी लिखा होगा दैट द टर्न डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज रिड्यूस फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग। तो टर्न रेशियो का होता है, क्या होता है आप जानते होंगे, N2/N1, और जो होता है इक्वल टू V2/V1, और I1/I2 होता है। ये सब आप जानते होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अब आगे हम चलते हैं। जो आपका करंट ट्रांसफार्मर होता है उसका इक्विवेलेंट डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये प्राइमरी हमारा वोल्टेज हो गया, ये प्राइमरी रेजिस्टेंस हो गया, प्राइमरी रिएक्टेंस हो गया, ये वर्किंग जो रेजिस्टेंस हो गया, ये मैग्नेटाइजिंग रेजिस्टेंस, ये I0 हो गया। ऑब्वियसली ये सब कुछ आपको जानना होगा। ये हमारा मतलब प्राइमरी वाइंडिंग, इससे फ्लक्स लिंकेज हुआ फाई एम, ये सेकेंडरी का करंट हो गया, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस हो गया, सेकेंडरी का ये रिएक्टेंस हो गया, सेकेंडरी का ये क्या हो गया, सब कुछ यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एन इक्वल टू क्या है, टर्न रेशियो। एक्सेस मतलब, एस मतलब क्या होता है, सेकेंडरी रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी, रेजिस्टेंस ऑफ मतलब रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी। ई मतलब क्या होता है, बर्डन कनेक्टेड टू द सेकेंडरी। ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब कुछ आपको याद रखना होगा। और जब आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है, सब कुछ बना के आपको इसको डिनोट करना ही पड़ेगा। इसके बाद फाइनली फेजर डायग्राम होता है। फेजर डायग्राम इज़ रियली मच मच इम्पॉर्टेंट इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम देखिए क्या आप करते हैं। अभी आपने देखा, देखो अगर स्टार्टिंग में हम फेजर डायग्राम बनाना है तो फेजर डायग्राम जो चीज़ हम पढ़ते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफ़र करके या सेकेंडरी से प्राइमरी में ट्रांसफ़र करके हम इक्विवेलेंट डायग्राम मतलब बनाते हैं। इक्विवेलेंट डायग्राम हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम आसानी से जो भी हम कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं उसको आसानी से हम रीड आउट कर सकें। तो देखिए ये प्राइमरी में हमारा क्या हो रहा है, आईपी करंट आ रहा है। आईपी करंट जो है यहाँ पे आई नॉट करंट जो है दो पार्ट में बट जा रहा है, आईएम और आईसी। आईसी मतलब वर्किंग करंट होता है। तो वही सब कुछ हम जितना भी हम चीज़ हमने पढ़ा, ये मतलब जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है उसी को हम फेजर डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हमने रेफरेंस लिया, सबसे पहले हमने क्या लिया, छोटा कर लेते हैं, हमने रेफरेंस लिया फाई, और फाई के सेम डायरेक्शन में हमने आई एम लिया जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट है, ठीक है। अब मैग्नेटाइजिंग करंट जो है, मैग्नेटाइजिंग करंट कि 90 डिग्री हम आईसी लिए, आईसी मतलब हमारा वर्किंग कंपोनेंट। अब आपने देखा कि इसमें रिएक्टेंस भी है, रिएक्टेंस के कारण हमारा जो ये आईएम है वो लैग करेगा, कितना डिग्री मतलब लैग करेगा, ये वी एस जो है उस मतलब वी एस कुछ लैग करेगा, मतलब करंट लैग करता है ना रिएक्टेंस में, रिएक्टेंस यू नो, और करंट उससे भी लैग करेगा। अब ये जो लैग करेगा इसको हम डेल्टा एंगल से लैग करेगा, और ये जो वोल्टेज और करंट के बीच में हमारा एंगल है उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो है ना, ये दोनों के करस्पॉन्डिंग हम जब आगे इसका रिजल्टेंट लेना चाहेंगे तो दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, लाइन को बनाएंगे, ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद जो पॉइंट मिलेगा वो आई नॉट होता है। अब क्या करेंगे फाइनली जो है, जो हमने मतलब देखो यहाँ ये प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब हम भी पढ़ रहे थे बहुत प्रैक्टिस किए थे। तो सबसे पहले आपने देखा आईएस और यहाँ पे आरएस है। तो आईएस के जो ये हमारा आईएस है, मतलब ये हमारा आईएस हो गया। देखिए सेकेंडरी हम करंट लिए हुए हैं और सेकेंडरी करंट के पैरेलल में हमारा आईएस आरएस होगा। अब इससे 90 डिग्री नो के रेजिस्टेंस के 90 डिग्री मतलब जो करंट होता है उसके 90 डिग्री हमारा रिएक्टेंस होता है। तो इससे हमने 90 डिग्री लिया, ये क्या हो जाएगा, आईएस एक्सेस हो जाएगा। ये सब चीज़ आप पढ़े होंगे। यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई मतलब कह सकते हैं रिसोर्स नहीं है जिससे आपको हर एक चीज़ हम समझा सकें, लेकिन हाँ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। तो जब इस चीज़ को हम मिलाएंगे ना यहाँ से जो हमारा ओरिजिन है, तो ये हमारा वी एस मिल जाएगा,
है ना, हमारा ES मिल जाएगा, EMF सेकेंडरी का। अब क्या करेंगे, हमें प्राइमरी का अगर करंट फाइंड करना है तो जो हमने आई नॉट लिया, आई नॉट से लाइन आगे डॉटेड डॉटेड बढ़ाएंगे और फिर ये जो हमारा इन आया था ये हमारा सेकेंडरी, हमने मतलब प्राइमरी में सेकेंडरी को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो NIS होगा, N इंटू IS, जो हमारा नंबर ऑफ टर्न है उससे IS हमारा मल्टीप्लाई होगा। जब फिर इसको डॉटेड लाइन से हम बढ़ाएंगे तो ये हमारा फाइनली जो ये आएगा, जब हम ये ड्रा करेंगे तो ये रिजल्टेंट हमारा IS आ जाएगा, IP हो जाएगा, सॉरी ये प्राइमरी है, हमारा प्राइमरी करंट मिल जाएगा। तो यही फेज़र डायग्राम होता है। बस एक से दो टाइम जैसे हमने समझाया, एक से दो बार जब आपने रफ पे या अपने फेयर कॉपी पे जब आप मतलब अपने पेन से यूज़ करके जब आप इसको ड्रा करोगे ना तो आराम से याद हो जाएगा। जैसे हमने बताया, फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हम IM लेंगे उसके बाद IC लेंगे, इसका रिजल्टेंट हमारा I नॉट होगा जब दोनों को मिलाएंगे। आप जानते हैं कि रिएक्टेंस आने के कारण ये हमारा VS जो है थोड़ा लैग करेगा, लैग करने के कारण जब आगे बनाएंगे तो IS जो होगा इससे मतलब डेल्टा एंगल से लैग करेगा। जो भी है डेल्टा एंगल, हाँ डेल्टा एंगल से लैग करेगा। उसके बाद IS के सेम फेज में IS RS होगा, उसे 90 डिग्री हमारा IS एक्सेस होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा रिएक्टेंस और जो कैपेसिटेंस है X और C, ये दोनों 90 डिग्री हमारे मतलब क्या करते हैं, लैग और लीड करते हैं। जब इसको हम मिलाएंगे तो ये हमारा ES मिल जाएगा, फाइनल हमारा सेकेंडरी EMF मिल जाएगा। इसके बाद इतना काम करने के बाद हम आगे क्या करेंगे, N इंटू एस, ये हमारा सेकेंडरी करंट को प्राइमरी में रिफर करेंगे, N इंटू एस हो जाएगा। फिर हमने जो आई नॉट करंट निकाला था इसको आगे बढ़ाएंगे और ये जो हमने प्राइमरी सेकेंडरी में करंट लिया जब इसको आगे बढ़ाएंगे एंड देन रिजल्ट लेंगे तो हमारा फाइनली IP आ जाएगा। ये सब समझना है तो आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए। जब तक आप ये नहीं समझेंगे ना इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, आपको फेजर डायग्राम नहीं आएगा। इक्विवेलेंट डायग्राम हमने सबसे पहले आपको समझाया, उसके बाद हमने आपको फेजर डायग्राम समझाया, हमने आपको समझा दिया। आपको अब समझना है आप कैसे समझ रहे हैं। रिवीजन में तो इतना काफ़ी है, अगर आपने पढ़ा है तो रिवीजन इतना आपको अगर मिल रहा है ना तो बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद ईरर पढ़ते हैं, ईरर इन करंट ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हमारा ये जो परसेंटेज रेशियो ईरर आता है, वो रेशियो ईरर क्या होता है, नॉमिनल जो रेशियो होता है माइनस एक्चुअल रेशियो अपन एक्चुअल रेशियो। नॉमिनल रेशियो क्या होता है, एक्चुअल रेशियो क्या होता है, ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अगर बुक पढ़ रहे हो या इफ़ यू आर फॉलोइंग क्वांटम सीरीज, देन उसके 2 नंबर जो होता है ना, 2 नंबर जहाँ क्वेश्चन दिया होता है लास्ट पेज में, वहाँ से आप नॉमिनल रेशियो, एक्चुअल रेशियो या आप कहीं से भी बुक से आप ये डिफिनीशन रट सकते हो एंड रटना ही नहीं समझ सकते हो एंड ऑब्वियसली यहाँ के अप्लाई कर सकते हो। तो जब रेशियो एरर आए तो आप एक बार डिफिनीशन रेशियो एरर लिख देना कि नॉमिनल माइनस एक्चुअल रेशियो ऑफ नॉमिनल माइनस एक्चुअल रेशियो टू एक्चुअल रेशियो इज नॉन एज हमारा रेशियो एरर, और KN माइनस R अपन R इसका डेरिवेशन है। हम डेरिवेशन नहीं लिए हुए हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता, और कहीं ना कहीं एज आई टोल्ड यू कि मेरा सेमेस्टर भी स्टार्ट हो गया, 6 सेमेस्टर मुझे भी पढ़ना पड़ रहा है, तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया था, सो दैट्स आई एम जस्ट गिविंग दिस वन शॉट। अदरवाइज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं कि अब आप लोगों को मैं इतना सपोर्ट करूं। जब मेरे पास टाइम था मैंने बहुत अच्छे से आपको पूरा वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जितना मैंने बोला था। अब EMI मैंने बोल दिया है, EMI का बस एक और यूनिट बच जाएगा, उसको भी हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हुआ रेशियो एरर। रेशियो एरर हमने बताया, रेशियो एरर का डेरिवेशन होता है, आप जाके अपने बुक से देख लेना। तो फेज एंगल एरर, ये हमने शुरू में ही स्टार्ट करने से पहले बोला था कि 7 नंबर में पूछ सकता है इसका डेरिवेशन। तो फेज एंगल एरर क्या होता है, 180 अपन पाई IM कॉस डेल माइनस I को साइन डेल अपन इन IS, ये हमारा जो होता है क्या होता है, ये फेज एंगल एरर होता है। मतलब फेज में जो एंगल में एरर आता है वो इसको डिराइव करते हैं, फाइनली जब डिराइव करते हैं ना तो 180 बाई पाई IM अपन NIS होता है, और ये डिग्री में हम लेते हैं भाई, थीटा मेजर कर रहे हैं, थीटा मेजर करते हैं डिग्री में, क्योंकि हम फेज एंगल एरर फेज फाइंड कर रहे हैं, और फेज किस में होता है, डिग्री में ही होगा ना, जाहिर सी बात है। तो ये सब आप इसका डेरिवेशन देख लेना। अभी देखो करंट ट्रांसफार्मर ही पढ़ाने में मतलब समझाने में आपको 18 मिनट लग गए, तो अगर इस रेशियो से हम बताएं तो करंट और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर CT PT समझाने में मुझे 1 घंटे लग जाएंगे, और मुझे तो 40 से 45 मिनट में पूरा आपका ये वन शॉट ही कवर करना है, यूनिट ही कवर करना है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। उस हिसाब से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, उसको ज़रूर आप रिविज़न कर लो। मैंने बोला कि डेरिवेशन याद ही कर लो, डेरिवेशन रटो, क्योंकि मैंने भी रटा था तब जाके कुछ अच्छा नंबर आया था। हर चीज़ हम समझ नहीं सकते, ठीक है, कुछ चीज़ें रटनी पड़ती हैं इफ़ यू वांट टू स्कोर अ गुड मार्क्स, और इफ़ यू वांट टू रियली ग्रैप अ गुड नॉलेज। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप समझ सकते हो, ऐसा कुछ है ही नहीं कि सब कुछ समझ सकते हो, कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ेंगी ना। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू है किसी चीज़ का, तो वो तो याद करोगे ना, समझ कैसे सकते हो, तो ये थोड़ी समझने वाली बात है। अब आगे चलते हैं, ट्रांसफार्मर यूज टू स्टेप डाउन, ऑब्वियसली यहाँ पे स्टेप डाउन हाई वोल्टेज,
तो यहाँ पे क्या होगा, जो हम सिटी में पढ़ रहे थे ना कि हमारा सेकेंडरी में नंबर ऑफ मोर टर्न था सेकेंडरी में, अब यहाँ पे सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, पीटी में फ्यू नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा। क्यों? नहीं, गलत हो रहा है क्या? सेकेंडरी में अगर फ्यू नंबर ऑफ टर्न होगा तो कम वोल्टेज, हाँ सेकेंडरी में फ्यू नंबर टर्न को होगा तो कम वोल्टेज होगा, हमें वोल्टेज मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमको आपको सीटी बताएं और ये पीटी है, पीटी का ऐसा होता है, ये हमारा क्या है मतलब डायग्राम है पीटी, आप देख के समझ सकते हैं कि हमारा पीटी ऐसे भी होता है और दो डिज़ाइन होता है, एक ऐसे होता है एक ऐसे होता है। पहले के ज़माने में हम ऐसे यूज करते थे, अभी प्रेजेंट में मतलब प्रेजेंट नहीं, अब तो और एडवांस हो गए हैं। हम तो सर्किट जो हमने एक वीडियो भी बनाया था, आप देख सकते हैं कि सब SF6 पहले जो यूज होते थे ना, पहले ये सब यूज होते थे CTPT, लेकिन आजकल जो CTPT हो जा रहा है वो SF6 जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, ऐसा सब स्टेशन बनाया जा रहा है। हमने एक 33/11 33 नहीं 132/33 सब स्टेशन का हमने वीडियो बनाया है, मेरा दोस्त अभी उसमें वर्क कर रहा है ई पोस्ट पे, तो हम उसके रेफरेंस से हमने वीडियो बनाया, तो आप जाकर देख सकते हैं। यू कैन प्रीफर दिस वीडियो, यू कैन गो एंड एक दो महीने की बात है, मे बी दिसंबर में हमने वो वीडियो बनाया था, आप जाकर उसको देख सकते हो कि सब स्टेशन कैसा होता है और वहाँ पे CTPT कैसा लगे होता है, हर चीज़ हमने उसमें एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि मैं लिंक दे दूँ, लेकिन अगर मैं भूल गया तो आप जाके सर्च करके देख लेना, ठीक है। तो सिटी ऐसा दिखता है। अगर सिटी की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन भी जस्ट सिमिलर एज पीटी, बस डिफरेंस यही है कि हम सिटी को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन पीटी को हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें वोल्टेज जो है मेजर करना है और वोल्टेज हम पैरेलल में ही कनेक्ट करके मेजर करते हैं। सब कुछ यहाँ पे सिटी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू द मेजरिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सच ए वोल्ट मीटर प्रोटेक्टिव रिले, वोल्ट मीटर की तरह यूज करेंगे। यहाँ पे जो चीज़ भी हम आपको समझा रहे हैं सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार ज़रूर जाके मतलब इसे रीड आउट कर लेना PDF में, ठीक है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वर्किंग प्रिंसिपल, इट्स ऑल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नथिंग मोर डिफरेंट फ्रॉम CT। तो अगर PT की बात करें तो टू प्राइमरी वाइंडिंग, वन इज सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। हाई वोल्टेज लाइन नीड टू स्टेप डाउन करना पड़ता है। स्टेप डाउन करने के लिए हम सेकेंडरी में वाइंडिंग को कम रखेंगे, तभी हमारा स्टेप डाउन होगा। यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द प्राइमरी, मतलब वही प्राइमरी में इंड्यूस होगा, प्राइमरी से हमारा वोल्टेज होगा, सेकेंडरी में जाके करंट इंड्यूस होगा, उससे हमारा क्या होगा, हम आराम से वोल्टेज को मतलब सेकेंडरी में स्टेप डाउन करके मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, देखो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इज ऑल्सो सिमिलर टू CT, लेकिन यहाँ समझना है कि हम प्राइमरी वोल्टेज, हमारा प्राइमरी करंट, ये हमारा प्राइमरी रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, या आई नॉट वर्किंग कंपोनेंट, ये हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और इधर हमारा जो है सेकेंडरी का रेजिस्टेंस करंट जो भी है। तो सब कुछ जब आप सर्किट डायग्राम बना लेते हैं उसके बाद सब कुछ नोटेशन करना होता है कि VP हमारा प्राइमरी वोल्टेज, EP जो है इंड्यूस वोल्टेज इन अ प्राइमरी, ये सेकेंडरी वोल्टेज है, ये सेकेंडरी हमारा इंड्यूस वोल्टेज है, IP जो है हमारा सॉरी, IP जो हमारा प्राइमरी करंट है, IS जो है हमारा सेकेंडरी करंट है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ये सब आप इट्स योर मतलब ये आपका काम है, मैं क्यों पढ़ूँ सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। XC क्या है, मतलब एक्सटर्नल रोड है, NP जो है प्राइमरी वाइंडिंग टर्न, NS जो है सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न, फाई जो है फ्लक्स ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब फाइनली फिर इसका हम क्या करते हैं, अभी हम PT का मतलब फेजर डायग्राम देखते हैं। तो सेम एज CT, सबसे पहले हम फाई जो है इसको रेफरेंस लेंगे, IM इसका सेम डायरेक्शन में होगा, ये हम EP लेंगे, ठीक है। EP और दोनों को आगे बढ़ाएंगे, जैसे हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा I0 मिल जाएगा, जैसे वही है देखो यहाँ पे भी। सबसे पहले हम करंट जो है उसे लैग करेगा IS, अब हमारा वोल्टेज जो है उसे आगे बढ़ाएंगे VS, तो ये हमारा IS RS सेम डायरेक्शन होगा, अभी हमने बताया था, ठीक है। उससे 90 डिग्री हमारा IS सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस 90 डिग्री लैग लीड करता है। फिर हम मिलाएंगे तो सेकेंडरी हमारा वोल्टेज मिल जाएगा। फाइनली आगे हम जैसे हमने बताया था कि इसमें मिलाएंगे दोनों को, ये हमारा मतलब I0 हो जाएगा। I0 मिलाने के बाद हमारा ये प्राइमरी करंट हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे IS/KT, ये हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो, ये हमारा CT के लिए नहीं, ये हम PT के लिए पढ़ रहे हैं। और फाइनली हमारा जो ये होगा ना, आगे हम मतलब इसको मिलाते हैं, जब मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी EMF हो जाएगा। जब इसको आगे ले जाएंगे तो ये प्राइमरी करंट इंटू रेजिस्टेंस होगा। देखो ये हमारा प्राइमरी करंट है, इसके एक मिनट समझा देते हैं। देखो ये हमारा प्राइमरी करंट है, प्राइमरी करंट से जब हमें तो फाइनली प्राइमरी वोल्टेज फाइंड करना है, प्राइमरी करंट ये हुआ, इसके जब पैरेलल में ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा IP इंटू RP हो जाएगा, इससे 90 डिग्री IP इंटू XP हो जाएगा। और इसको जब ओरिजिन से मिलाएंगे ना तो हमारा फाइनली जो वोल्टेज एट प्राइमरी है वो फाइंड आउट हो जाएगा। और हमें
देखो ना, ध्यान से सुनो, ये हमें वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज फाइंड करना है, राइट। तो हमने फाइंड किया, तो आगे हम चलते हैं। हमने आपको फेजर डायग्राम से भी समझाया। आगे हम फाइनली सीटी और पीटी में डिफरेंस देख लेते हैं। जब तक डिफरेंस नहीं मालूम होगा कि सीटी पीटी का डिफरेंस क्या है, थोड़ा समझ में नहीं आता है। तो एक राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि सीटी पीटी में क्या हमारा अंतर है। तो सीटी जो होता है वो करंट ट्रांसफार्मर होता है, और सीरीज में मतलब हमारा सीरीज में जो है ये बस बार से कनेक्ट होता है, ये हमारा पैरेलल में। और इसका सेकेंडरी जो होता है, इसका ओपन होता है, इसका सेकेंडरी जो होता है शॉर्ट सर्किट होता है। अब इसको हम समझाने लगेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। इसका कंसेप्ट मेरा क्लियर है कि सीटी को हम क्यों ओपन करते, मतलब क्यों हम जो है हमेशा शॉर्ट रखते हैं। अगर चलो हम बता ही दे रहे हैं, मान के चलो सीटी आप जानते हो कि ये सिंगल टर्न होता है प्राइमरी में, सेकेंडरी में हमारा जो होता है नंबर ऑफ मोर टर्न होता है। इसके मतलब इसके जो होता है, हम इसके सीरीज में क्या करते हैं, हम एक एमीटर यूज करते हैं। अगर मान के चलो ये सेकेंडरी हम शॉर्ट सर्किट नहीं किए, यहाँ पर लिखा है ना अंडर वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन। वर्चुअल में एक पतला तार से भी शॉर्ट सर्किट रहेगा। अगर शॉर्ट सर्किट नहीं रहेगा तो यहाँ से हमारा बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, यहाँ पर हमारा वोल्टेज जो है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न हम यूज करते हैं, तो यहाँ से इंड्यूस होगा बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हमारा सेकेंडरी में प्रोड्यूस होगा। और जो अगर हम शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो इसका जो है, जैसे हमारा प्राइमरी जो सर्किट है उससे हमारा वोल्टेज जो है इंड्यूस होगा सेकेंडरी में। अगर हम शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे तो ये करंट का पाथ नहीं मिलेगा, और यहाँ पे सेकेंडरी में इतना ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा कि जो यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं या और कोई काम कर रहा है तो उसको शॉक लग सकता है। बस यही है, इसका कंसेप्ट तो बहुत ही बड़ा है, मैं बस ओवरव्यू दे दिया। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे अपनी क्लास में तो समझ में आ जाएगा, अगर हमने इतना भी बताया तो। सेकेंडरी मस्ट भी शॉर्ट सर्किट, इसका ओपन होता है। स्मॉल वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल इज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ फुल लाइन वोल्टेज। ये मतलब ये डिफरेंस होता है जो हमने बताया कि द प्राइमरी करंट एंड वेरी ओवर वाइड रेंज। इसमें हम करंट मेजर करते हैं बहुत ही ज़्यादा रेटिंग का, और इसमें हम वोल्टेज मेजर करते हैं। तो ये सब कुछ है, अंतर है, आप देख लेना। अब फीचर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर में देखते हैं। कुछ फीचर होते हैं। जो कोर होता है वो मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील। कोर सिलिकॉन स्टील का क्यों बना होता है? हिस्टैरिसीस लॉस कम होने के लिए। लैमिनेशन क्या होता है? एडी करंट लॉस होने के लिए। तो ये सब, ये आपका काम है। कॉइल क्या होता है? अब कॉइल क्या होता है ये सब कुछ हम बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये सब कुछ आप गुड डिजाइनिंग, लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न, ये सब आप देख लेना। इंसुलेटेड मटेरियल क्या होता है? मटेरियल जो होता है इंसुलेटेड मटेरियल डेट मैच वोल्टेज लेवल ऑफ प्राइमरी सर्किट, इंश्योर द सेफ्टी एंड सेकेंडरी एंड पर्सनल, ये सब कुछ आप देख लेना। उसके बाद हम एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर भी पहले हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं आपको। एनर्जी मीटर इज़ यूज फॉर मतलब मेजरिंग पावर, मतलब मेजरिंग एनर्जी कह सकते हैं। पावर इनटू टाइम इक्वल टू एनर्जी हो जाता है। इट इज़ यूज टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर बिल्डिंग एंड ऑल, ये सब कुछ आप देख लेना। एनर्जी मीटर ये डिजिटल एनर्जी मीटर है, टाइप ऑफ आई थिंक, और हाँ डिजिटल ही है। इसमें माइक्रो कंट्रोलर एंड ट्रिपिंग मॉडिफायर एनर्जी मीटर, मतलब एनर्जी मीटर जो हम एनालॉग यूज करते हैं उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है। यहाँ पे जो हमारा लोड है, सबसे पहले यहाँ पे पावर आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मेजरिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग। मतलब अभी तक हमने एनालॉग पढ़ा था जिसमें जो हमारा एनर्जी मीटर था वो संट और सीरीज मैग्नेट का यूज करते थे, बीच में डिस्क लगाते थे। यहाँ इसको हम पैरेलल में वोल्टेज देते थे, इसको सीरीज में करंट देते थे, मतलब सीरीज में इसको हम वोल्टेज अप्लाई करते थे, इसलिए इसका नाम सीरीज हमारा सीरीज एंड संट मैग्नेट था। तो ये सब कुछ हमने बताया है। अगर आपने नहीं देखा, थर्ड यूनिट या सेकंड यूनिट में हमने समझाया था, तो आप जाके देख सकते हैं। तो अभी हम डिजिटल एनर्जी मीटर पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा एनर्जी मीटर होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का यूज करके जो भी है उसमें, मतलब इतना पल्स जो एक्सीलेटर का यूज करके हम इसे, जो भी हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम आप देख लेना, रिपीट कर लेना, मतलब रिवाइज कर लेना। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर है, मतलब स्मार्ट एनर्जी मीटर या डिजिटल एनर्जी मीटर कह सकते हो। ये मतलब एनर्जी मीटर है जो कि हम मतलब एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो एनर्जी मीटर हुआ। आगे हम बात करें कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था ना, शुरू में ही बोला था कि बहुत ही वन ऑफ द, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ही हमारा कह सकते हैं ये हमारा टॉपिक है। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, सीआरओ के नाम जानते हैं। इट वर्क जनरेटिंग फोकस ऑन इलेक्ट्रॉन बीम या वैक्यूम। और वैक्यूम में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन बीम जो है जनरेट करता है, डिफ्लेक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन द इनपुट सिग्नल, और ये जो है ना वेव फॉर्म प्रोड्यूस करता है। देखो यहाँ पे लिखा होगा कि इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, बीम ड्रा द वेव फॉर्म ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग अक्रॉस द रिस्पॉन्स ऑफ अप्लाइड वोल्टेज अलाउइंग द वर्चुअल एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइक वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड वेवफॉर्म का शेप देख के हम क्या करते हैं, आराम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट विद द हेल्प ऑफ सीआरओ। तो हमारा सीआरओ का ये जो है ना, ये सर्किट डायग्राम, मतलब मैं बता नहीं सकता कि इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआरओ वर्क कैसे करता है? इसमें वर्टिकल एम्पलीफायर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है, डिले लाइन, ट्रिगरिंग सर्किट, टाइम बेस्ड जनरेटर,
यहाँ पे पावर सप्लाई, यहाँ पे ये स्क्रीन होता है, ये हॉरिजॉन्टल हमारा डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ये वर्टिकल। देखो सबसे पहले ना ये जो होता है ना, सबसे पहले हमको समझा देते हैं, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इनका नाम जो होता है उसका अपोजिट होता है। ये वर्टिकल है ना, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है आपको, ये हॉरिजॉन्टल लेकिन वर्टिकल दिखेगा। तो आप फिगर को याद करिए और सबसे पहले हम यूज करते हैं इनपुट सिग्नल, ठीक है। इनपुट सिग्नल वर्टिकल एम्पलीफायर में जाएगा, जब वर्टिकल एम्पलीफायर में जाएगा इसको डिले होना होता है। उसके पहले जो हमारा ट्रिगरिंग सर्किट जो होता है हमारे सिंगल को ट्रिगर करता है, टाइम बेस्ड जनरेटर जो होता है ना सात टूथ में कन्वर्ट करता है, एंड देन डिले होकर हॉरिजॉन्टल में जाता है। जो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर जो हॉरिजॉन्टल हमारा डिफ्लेक्शन प्लेट से कनेक्ट होता है, और ये हमारा जो वर्टिकल है, वर्टिकल जो हमारे वर्टिकल एम्पलीफायर का आउटपुट है ये हमारे वर्टिकल प्लेट से कनेक्ट होता है। जब इन दोनों को आगे हम क्या करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं। आगे आप पढ़ोगे CRO के बाद मतलब कुछ आता है मुझे याद नहीं आ रहा, वो उससे हम यहाँ पे हीटर यूज करते हैं। ये हमारा हीटर होता है, इलेक्ट्रॉन गन होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा मतलब फुल ऑफ एनर्जी के साथ जाते हैं, और यहाँ पे एक्वा गार्ड लगा होता है। यहाँ पे नहीं बताया, एक्वा गार्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है ना एक बार जाकर डिफ्लेक्ट होकर फिर सरफेस पे ना आए और एक अच्छी चमक दें, जो कि ग्रेफाइट का बना होता है, और अच्छी चमक देंगी तभी हम आराम से अपने वेवफॉर्म को समझ पाएंगे। तो यही हमारा वर्किंग होता है CRO का। देखो अगर लेक्चर वीडियो रहता है ना तो मैं बहुत अच्छे से कोशिश करता कि आपको समझाऊं, लेकिन ये लेक्चर वीडियो नहीं है मेरे दोस्त। ऑब्वियसली यू नो कि ये वन शॉट है, और वन शॉट में समझाने को तो मेरे को बहुत मन कर रहा है, लेकिन आई एम ऑल्सो लिमिटेड टू टाइम, क्योंकि 30 मिनट हो चुका है और आगे मुझे 40 से 45 मिनट में इस वीडियो को कवर करना है वन शॉट। और ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको, ऐसा नहीं है कि समझा नहीं रहा हूँ, समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि CRO क्या होता है, ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। अब आपका काम है आप कैसे इसको पढ़ते हो, कैसे नंबर स्कोर करते हो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन डिफ्लेक्टिंग प्लेट हमने बताया, ये हमारा डिफ्लेक्टिंग प्लेट होता है, ये हमारा डिफ्लेक्टिंग प्लेट होते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, फिर से ट्रिगरिंग सर्किट, टाइम बेस्ड सर्किट, सबका हमारा कुछ ना कुछ रोल होता है, और तब जाके हमारा एक CRO बनता है जो कि क्या करता है। CRO का मेन काम क्या है, कंपटीशन में पूछता है। CRO मतलब CRO जो होता है ना इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करके वो वेवफॉर्म ड्रा करता है। वेवफॉर्म किस चीज़ का होता है, वोल्टेज, करंट और पावर का हो सकता है। ये हमारा हुआ CRO में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन होते हैं। इलेक्ट्रॉन गन का क्या होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ द जनरेट इलेक्ट्रॉन बीम कंसिस्टिंग ऑफ हीट कैथोड। मैंने बताया हीट कैथोड आपने शुरू में देखा, और ये फोकसिंग एनोड, नैरो एनोड, ये सब कुछ होता है। और ये क्या करते हैं, एक हमारा डायरेक्शन देते हैं इलेक्ट्रॉन को। अगर हम ये हॉरिजॉन्टल जो आप देख रहे हो या वर्टिकल अगर ये न लगाएं और बीच में हम इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल करने के लिए अगर ऐसा प्लेट ना लगाएं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मीट होगा लेकिन कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, तो इसको एक सिंगल डायरेक्शन में जाने के लिए हम क्या करते हैं, ये हम जो भी है फोकसिंग एनोड हम लगाते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना ही होगा। तो डिफ्लेक्शन प्लेट क्या होता है, डिफ्लेक्शन प्लेट XY होता है। अब इसका लिसेसियस पैटर्न बहुत चीज़ होता है यार, एक वीडियो में नहीं कवर कर सकता कोई। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर कर रहे हैं। अब फॉस्फर जो हमने बताया ना, फॉस्फर स्क्रीन पे फॉस्फोरस यूज करते हैं। क्यों, इसको एक्वा गार्ड भी बोलते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो लाइट इमिट होती है ना उससे इलेक्ट्रॉन बीम जो क्रिएट होते हैं वो विजिबल फॉर्म में हमारा फॉस्फोरस स्क्रीन लगाने से वो उनमें चमक आती है। इसलिए हम जो प्लेट होती हैं, जो स्क्रीन होता है उसमें फॉस्फोरस का यूज करते हैं। टाइम बेस्ड जनरेटर हमने बताया, टाइम बेस्ड जनरेटर क्या होता है, वेवफॉर्म जो होता है ना उसको प्रोड्यूस सातुथ में कन्वर्ट करना होता है। क्योंकि जैसे ही उसको हॉरिजॉन्टल ये आपने पढ़ा, देखो यहाँ पे टाइम बेस्ड जनरेटर है, टाइम बेस्ड जनरेटर और ट्रिगरिंग सर्किट, जब ये ट्रिगर किया हमारे सिग्नल को, मतलब जो आ रहा है उसको टाइम बेस्ड जनरेटर में जाकर सातुत बनेगा, और तब जाकर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में जाएगा, फिर ये हॉरिजॉन्टल जो प्लेट है यहाँ पे जाएगा, एंड देन इन दिस प्रोसेस हमारा जो है वेवफॉर्म जो है, इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहा है वो एक सिंगल फोकस्ड करके वो डायरेक्शन में जाएगा, और जिस टाइप का हमें वेवफॉर्म चाहिए उस टाइप का वेवफॉर्म हमें मिल जाएगा। वर्टिकल एम्पलीफायर इनपुट सिग्नल टू द लेवल डिफ्लेक्टिंग टू द इलेक्ट्रॉन बीम वर्टिकली मतलब इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होता है, इसलिए वर्टिकल हम कहते हैं। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैथोड रे एक्सेलेरोस्कोप, CRO बोलते हैं, याद रखना। इलेक्ट्रॉन बीम जनरेटर, अब नाम से मतलब क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन जो है बीम जनरेटर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा जनरेट करेगा। और ये जो जनरेट हो रहा है ना उसको एक मतलब जिस वे में, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर इमिट हुए तो किधर जाएंगे, इसलिए हम फोकसिंग एनोड जो भी है, कैथोड रे मतलब सॉरी जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है प्लेटेड उसको यूज करते हैं। और यहाँ पे हमारा स्क्रीन होता है, स्क्रीन पे फॉस्फोरस लगा होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन बीम जाके इसमें मतलब क्या इमिट होता जब इंटेक्ट होते हैं तो हमारा एक वेवफॉर्म बनता है, और इस पर वेवफॉर्म पे हम फॉस्फोरस यूज करते हैं जो कि हमारा एक चमक लाइट देता है, और उससे हमारा जो वेवफॉर्म है उसको हम रीड आउट कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ये सब कुछ हमने बताया, आप पढ़ लेना। वेवफॉर्म डिस्प्ले करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अभी हमने बताया कि हम फॉस्फोरस यूज करते हैं। ये सब हुआ आपके कैथोड रे ऑसिलोस्कोप।
CRT भी आता है। CRT का क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब इज अ काइंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब इन विच इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्टेड बाई अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक। इसमें भी इलेक्ट्रॉन गन का यूज करके हम क्या करते हैं? फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाते हैं और यहाँ से भी हम क्या करते हैं? मोस्ट पॉपुलरली हम टीवी में यूज करते थे पहले। जब हमारे टीवी में पीछे कैबिनेट आता है, आप देखे होंगे ऐसे हमारा टीवी, पहले के टीवी ऐसे होते थे, ऐसे मतलब पीछे जो होता है ना कैबिनेट बहुत ही बड़ा लगा होता था। ये हमारा टीवी की स्क्रीन हो गई, ये हमारा कैबिनेट ऐसा लगा होता है। इसके पीछे अगर कभी आपने देखा होगा तो ये CRT होता था, कैथोड रे ट्यूब। इसके मतलब यहाँ पे यही यूज किया जाता था इलेक्ट्रॉन बीम को बहुत ज़्यादा, मतलब एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन लगाया जाता था, इलेक्ट्रॉन उस रेशियो में मतलब डिफ्लेक्ट किया जाता था कि यहाँ पे जाके फिगर बन जाए, और यहाँ पे हमारा स्क्रीन लगा होता था और हम इंजॉय करते थे फिगर का। तो ये हमारा कैथोड रे ट्यूब हुआ। पहले के ज़माने में इतना मतलब पीछे का इतना बॉडी होता था हमारा टीवी का। आज देखो मोबाइल स्क्रीन आ गया, इतना पतला आ रहा है। इसमें भी मतलब पहले जैसे जैसे हम स्टार्टिंग में हमने इन्वेंट करते करते हम पूरा पतला बना दिए। तो कैथोड रे ट्यूब से हम इलेक्ट्रॉन बीम से हम क्या कर रहे थे? फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा के हम क्या करते? वेवफॉर्म को हम मतलब स्टडी कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे एडवांस्ड आया, अब देख सकते हो, वही मैंने कहा, मोबाइल फ़ोन को हम इतना पतला बना दिए। आगे आने वाले दिन में देखो क्या क्या होता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा CRT है। CRT में आगे आप देखोगे इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ पे जो है फोकसिंग एनोड, जो मेन फिगर होता है उसको मैंने लेना शायद भूल गया है, जल्दी जल्दी में आप देख लेना वो फिगर। इलेक्ट्रॉन जो CRT होता है, CRT का थोड़ा फिगर अलग होता है, तो आप सब देख लेना, ये आपका काम है। और फाइनली CRT हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब CRT में कुछ मेजर कंपोनेंट जैसे इलेक्ट्रॉन गन जो होता है, इलेक्ट्रॉन गन क्यों यूज होता है? ये इमिट ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट होता है, क्रिएट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टू मैनेज द डायरेक्शन ऑफ, मतलब डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए हम डिफ्लेक्टिंग प्लेट लगाते हैं। फ्लोरोसेंट क्यों लगाते हैं? स्क्रीन में जनरेट लाइट विद द इलेक्ट्रॉन बीम, इसमें फास्फोरस यूज करते हैं, हमने बताया। यहाँ पे इनवलप यूज करते हैं, हाउस इन द इंटायर CRT के अंदर, मतलब इसी के अंदर CRT होता है। एनोड कैथोड, ये सब आप जानते होंगे। एनोड जो होता है पॉजिटिव, कैथोड जो होता है निगेटिव होता है। इन दोनों को यूज करने के कारण हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को एक राइट पाथ हम प्रोवाइड करते हैं जो कि डिफ्लेक्ट नहीं होता है। अब जो हमारा CRT होता है ना, जो कैथोड ट्यूब, इसका कुछ यूजेज होते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट लाइक ऑक्सीलोस्कोप। अभी आपने पढ़ा भाई ऑक्सीलोस्कोप में ये क्या है? देखो ऑक्सीलोस्कोप का फिगर लेके आपको दिखाएं तो सबसे पहले ये जो है, ये हमारा प्रोसेस चल रहा है ना, ये हमारा प्रोसेस है कि वर्टिकल जो भी हमारा इनपुट सिग्नल आएगा, डिले जो हमारा लाइन है उसे डिले होगा। यहाँ पे ट्रिगरिंग सर्किट है जो ट्रिगर करेगा, एक टाइम का एनर्जी देगा। फिर हमारा ये टाइम बेस्ड जनरेटर जो है साइनसोइडल वेव में, साइनसोइडल को सातुत में कन्वर्ट करेगा, फिर हॉरिजॉन्टल में जाएगा। और ये हमारा ये CRT है, कैथोड रे ट्यूब। अब इसमें आने के बाद यहाँ पे हीटर लगा हुआ है, फोकसिंग एनोड जो भी है, कैनोड कैथोड, यहाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टर, यहाँ पे हमारा स्क्रीन लगा हुआ है। तो ये सब हमारा क्या है? यही हमारा CRT है। तो CRT का यूज आपने पढ़ा कि CRT का यूज हम एक्सीलोस्कोप में करते हैं। और ऑक्सीलोस्कोप क्यों यूज करते हैं? ऑक्सीलोस्कोप से हम क्या करते हैं? वोल्टेज, करंट एंड पावर को, वेवफॉर्म को हम स्टडी करते हैं। तो CRT यूज इन नॉट ओनली ऑक्सीलोस्कोप का मतलब जो एप्लीकेशन है लाइक सोनार, थर्मल इमेजिंग, ये सब मतलब इसमें यूज होता है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रम एनालाइजर, उसके बाद वेव एनालाइजर, ये हमारा लास्ट टॉपिक ही चल रहा है। तो ये क्या होता है, हम जल्दी जल्दी आपको समझा देते हैं कि स्पेक्ट्रम एनालाइजर इज फंडामेंटली टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द वेरियस पैरामीटर इन द सर्किट। रेडियो फ्रीक्वेंसी, मतलब ये सिस्टम में रेडियो फ्रीक्वेंसी या अनदर टाइप ऑफ जो एनालाइजिंग करने के लिए होता है, वेव को एनालाइज करने के लिए हम स्पेक्ट्रम एनालाइजर और वेव एनालाइजर पढ़ेंगे। अ पीस ऑफ नॉर्मल टेस्टिंग इक्विपमेंट वुड मेजर द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट ऑन द एम्पलीट्यूड रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट से हम एम्पलीट्यूड को मेजर करते हैं। हमारा स्पेक्ट्रम एनालाइजर का ये जो होता है ना, इसमें जितने भी एनालाइज़र होते हैं, कुछ एनालाइज़र हमने शायद नहीं लिया है, उसको भी आप देख लेना ज़रूर। तो इसके कुछ फिगर होते हैं। सबसे पहले हम इनपुट, यहाँ पे इनपुट आता है, फिर लो पास फिल्टर से हम करना, मतलब लो पास फिल्टर आई थिंक आपने नहीं पढ़ा होगा। तो लो पास फिल्टर क्या होता है? लो पास फिल्टर जो होता है ना, ये लो सिग्नल जो होते हैं ना उसको पास करेगा इसका नाम से, और जो हाई पास फिल्टर होता है उसको ब्लॉक करेगा। वैसे ही हाई पास फिल्टर होता है, हाई पास फिल्टर हाई जो मतलब हाई वैल्यू का जो हमारा सिग्नल होता है उसको पास करेगा, और लो पास को क्या, लो को हमारा क्या करेगा? हमारा ब्लॉक करेगा। तो नाम से क्लियर है कि लो पास फिल्टर, यहाँ पे जो मतलब लो पास फिल्टर यूज होता है, यहाँ पे मिक्सचर जो होता है, यहाँ से जो हमारा मतलब जो लोकल ऑक्सीलेटर से जो मतलब हमारा ऑक्सीलेटर्स क्या प्रोवाइड करता है? पल्सेस प्रोवाइड करता है। दोनों को मिक्स करके हम क्या करते हैं? बैंड पास फिल्टर्स यूज करते हैं। दोनों के बीच का होता है हाई पास, बैंड पास। मतलब ये सब आप जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे ना, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट, तब समझ में आता है। आपने एनालॉग अगर पढ़ा होगा तो अच्छा है, नहीं पढ़ा होगा तभी भी कोई नहीं, जैसे ये फिगर दिया हुआ आप एक बार ज़रूर इसे रिवाइज कर लें। उसके बाद जब स्पेक्ट्रम हम पढ़ लेते हैं तो डिजिटल वोल्टमीटर।
अब डिजिटल वोल्टमीटर में क्या बताएं, ग्रेजुअली जैसे जैसे हम मतलब आगे बढ़ते गए वैसे वैसे एडवांसमेंट इन्वेंसमेंट हमारे मतलब इंस्ट्रूमेंट होता गया। सबसे पहले हम एनालॉग पढ़ रहे थे, एनालॉग वोल्टमीटर में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा। हमने पीएमएमसी वोल्टमीटर, मूविंग आयरन पढ़ा, फिर से स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हॉट आयरन, बहुत टाइप के हमारे जो होते हैं वोल्टमीटर होते हैं। तो अब जो है हम डिजिटल वोल्टमीटर पढ़ेंगे। डिजिटल वोल्टमीटर क्या होगा, एनालॉग को पूरा खत्म कर देगा और जो स्क्रीन होगा, स्क्रीन में 1 2 3 मतलब ऑटोमेटिक जो होगा वो दिखाई देगा। और हम एनालॉग क्या होता है, एनालॉग मीन्स जिसमें स्केल जो स्केल यूज होता था, ये मीटर वोल्ट मीटर, और इसमें रीडिंग दिया होता था और हमें अपने आंखों से मेजर करना पड़ता था। इसमें इधर बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन जो डिजिटल वोल्ट मीटर होता है, सब कुछ यहाँ पे लिखा होगा, डिजिटल वोल्ट मीटर इज ऑल्सो यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। एंड डिजिटल वोल्ट मीटर यही होता है, देखो ये वोल्ट मीटर, एनालॉग जो होता था ऐसे होता था, हमने बताया शुरू में, उसमें नीडल होता था। लेकिन इसमें देख सकते हो डिजिटली हमारा 246 वोल्ट ये प्रोवाइड कर रहा है। मेरा मल्टीमीटर हो गया, ये सब आप देखे होंगे, इलेक्ट्रिकल के होंगे तो इतना तो आपको मीटर, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, एनर्जी मीटर, पावर फैक्टर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, ये सब हमने शुरू में भी कन्वर्ट मतलब समझाया है। इतना तो आपको मालूम होगा ही, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट का ही नाम है EMI, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल में पढ़ ही रहो, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। तो ये सब अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक अच्छा अपना नाम पहचान बना सकोगे। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, इफ़ यू आर लाइकिंग द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देन आपको पढ़ना ही होगा। अगर नहीं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंटरेस्ट है तो एग्जाम पास होने के लिए जितना मैं कह रहा हूँ उतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ वोल्ट मीटर, डिजिटल वोल्ट मीटर क्या होता है आप पढ़ लेना। डिजिटल वोल्ट मीटर जो है न्यूमेरिक में डिस्प्ले करता है, और वो न्यूमेरिक में नहीं डिस्प्ले करता था। डिजिटल वोल्ट मीटर जो होता है, ये वोल्ट मीटर जो है इसमें मतलब करेंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग जो है मल्टीमीटर को यूज करते हैं हम, मतलब करेंट और वोल्टेज दोनों यूज करते हैं। तो ये एनालॉग वोल्ट मीटर यहाँ पे दिखा रहा है, वही हमने जो बताया ना, एनालॉग वोल्ट मीटर में ऐसे स्केल दिया होता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है। यहाँ पे नीडल होता है, अगर मान के चलो हमारा नीडल यहाँ पे मतलब अगर ये 50 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, तो ये 150 वोल्ट मतलब शो कर रहा है, तो हमें देखना पड़ता था। ये हमारा एनालॉग वोल्ट मीटर होता था। लेकिन डिजिटल हमने देखा, डिजिटल वोल्ट मीटर इज़ रियली वन ऑफ द न्यू एडवांसमेंट वोल्ट मीटर। उसके बाद स्पेक्ट्रम एनालाइजर के बाद वेव एनालाइजर पढ़ेंगे। वहाँ पे स्पेक्ट्रम को हम एनालाइज कर रहे थे, यहाँ पे वेव एनालाइजर वर्क ऑन यूजिंग हाई सेलेक्टिव फिल्टर सर्किट आइसोलेट द मेजरमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, सब कुछ लिखा हुआ है। वेव को हम एनालाइज करते हैं, वेव एनालाइजर भी बहुत टाइप के होते हैं, एंड सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। दिस अचीव थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड हेट्रोडायनिक, मतलब हेट्रोडायनिक, इसमें हेट्रोडायनिक सुपरडायनिक आएगा जो हमारा वेव एनालाइजर है। तो सबसे पहले हम वेव एनालाइजर के टाइप्स होते हैं, इंटरमीडिएट, फिक्स इंटरमीडिएट जो होता है, प्रिसीजन एनालाइजर, इसमें भी जो हमारा प्राइमरी डिटेक्टर होता है इनपुट, फुल वेव यूज में हम बीच में फुल वेव जो है रेक्टिफायर यूज करते हैं, फिर पीएमएमसी जो है गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, और हमारा फाइनली जो होता है आउटपुट शो होता है। तो इसका ऐसा यूज होता है, प्राइमरी हमारा डिटेक्टर, उसमें दिया रेक्टिफायर, सॉरी रेक्टिफायर यूज करते हैं, एंड फाइनली हमारा जो मेजर करना होता है हम वेव एनालाइजर जो हम मतलब यूज कर लेते हैं। अब जो वेव एनालाइजर होता है उसमें इनपुट एटोनेटर होता है, इनपुट सिग्नल इज फर्स्ट पास थ्रू द एटोनेटर टू एडजस्ट द एम्पलीट्यूड विद द मेजर। एटोनेटर क्या करता है, जो एटोनेट करता है मतलब कम करता है इनपुट सिग्नल ऑफ द फर्स्ट पासेस थ्रू, जो अगर हाई सिग्नल है उसको कम करता है, एटोनेट करता है, एक लेवल में लाता है, एंड देन लोकल एक्सीलेटर के पास जाता है, जो कि लोकल एक्सीलेटर क्या करता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर जनरेट अ लोकल एक्सीलेटर सिंगल विच कैन बी टर्न इनटू द डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी। तो लोकल एक्सीलेटर का काम क्या होता है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं कि बस इसका काम क्या होता है, विच कैन टर्न द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, मतलब हमें जितना फ्रीक्वेंसी की नीड होती है वो लोकल एक्सीलेटर से हम पाते हैं। फिर मिक्सर का यूज़ करते हैं, जो कि मिक्स करता है, क्या मिक्स करता है, द लोकल एक्सीलेटर सिंगल मिक्स इनटू द मिक्सर सर्किट प्रोड्यूसिंग द न्यू सिग्नल। तो मिक्स करके दोनों जो सिग्नल यहाँ पे मिक्सर में आ रहे हैं दोनों को मिक्स करके वो एक न्यू सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। फिर हमारा बैंड पास फिल्टर, जो कि बैंड पास फिल्टर से जाएगा आई एफ एम्पलीफायर, आई एफ एम्पलीफायर से होते हुए जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर कह सकते हो, उससे पास होते हुए हमारा फाइनली जो है आउटपुट डिटेक्टर से होते हुए, डिटेक्टर क्या करेगा, फिल्टर जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है देन डिटेक्टेड टू द बैक टू द डीसी वोल्टेज। तो ये सब आप पढ़ सकते हो, फाइनली डिटेक्ट होगा जैसे हमारा इनपुट है, इनपुट जो है आई एफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रेक्टिफायर, जितना भी ये सब चीज़ दिया हुआ है, ये सब पास होने के बाद हमारा फाइनली आउटपुट फाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ना, और फाइनली हमारा मतलब डिस्प्ले क्या हो जाएगा, आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, और आउटपुट में डिस्प्ले में डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन द मीटर अकॉर्डिंग, जितना हम मतलब वेव को एनालाइज करने के बाद जितना भी वोल्टेज करेंट मेजरमेंट हमें करना है हम आराम से कर लेते हैं। तो ये हुआ। उसके बाद रैम्प टाइप डीवीएम, डीवीएम मीन्स डिजिटल वोल्टेज मीटर होता है, डिजिटल वोल्टेज मीटर, इट इज़ यूज, ये मतलब 1 2 नंबर में पूछता है, और इसका जो ये है ना,
क्या बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में आता है तो कोई बनाना ही पड़ेगा, अगर 7 नंबर में आता है तो सब कुछ बनाइए। मतलब ये याद है ना, तो आपको 7 में तो 4 नंबर अगर आप इतना भी बना के कुछ कुछ लिख देते हो तो 4 नंबर फिक्स है। और थोड़ा बहुत ये जो रैंप टाइप जो हमारा एम मतलब रैंप वोल्ट रैंप जो होता है, रैंप टाइप जो हमारा डिजिटल वोल्ट मीटर होता है, और थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख दिया कि क्यों यूज होता है और रैंप इसका नाम क्या होता है, तो आप फुल आउट ऑफ फुल नंबर भी पा जाएंगे। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज डुअल स्लोप, हमारा डिजिटल वोल्ट मीटर। डुअल स्लोप इंडिकेटेड बाय डिजिटल वोल्ट मीटर मेजर बाय द एवरेज वोल्टेज ऑफ द इनपुट ओवर द सेट अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम में ना हम डीवीएम का यूज करते हैं, डिजिटल वोल्ट मीटर, और इससे हम क्या करते हैं एवरेज वोल्टेज ऑफ द इनपुट हम क्या करते हैं मेजर करते हैं। एंड इट इज़ यूज एज अ वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर टू मेजर द वोल्टेज। मतलब वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर का यूज करके हम क्या करते हैं वोल्टेज मेजर करते हैं। अब इसका जो है इसका भी हमारा क्या होता है, ये डुअल स्लोप कह सकते हैं, डुअल जो हमारा डुअल स्लोप, हाँ डुअल स्लोप ये डिजिटल मीटर होता है। तो इसमें वी एक्स मतलब एक हम वी एक्स लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं, जो कि हमारा ये क्या है, ये आप बताओ क्या है हमारा हाई पास लो पास, अभी आपने पढ़ा ना, ये हमारा मुझे याद नहीं आ रहा है क्या, फिल्टर है, हाँ फिल्टर होता है, हाई पास फिल्टर लो पास फिल्टर होता है। ये सब यूज करने के बाद हम क्या करते हैं ऑक्सीलरेटर होता है, अब मुझे इतना याद ही नहीं आ रहा है क्या होता है, तो आप लोग देख लेना। इंटीग्रेटर यूज करते हैं, कंपरेटर यहाँ पे यूज करते हैं जो कि वैल्यू कंपेयर करेगा, एंड फाइनली डिजिटली हमारा आउटपुट जो है शो हो जाएगा। तो डिजिटल में डुअल स्लोप होता है, एंड फाइनली हम जो है इस तरह से हम आपका जो भी आपका कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द नाउ। एंड फोर्थ यूनिट भी आपका कितना मिनट लग गया, फोर्थ यूनिट 45 मिनट में हमने पूरा जितना भी चीज़ें था फोर्थ यूनिट में हमने जल्दी जल्दी में पीपीटी बनाया था। पीपीटी बनाने में मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो थैंक यू। अब फिफ्थ यूनिट भी बहुत जल्दी हम अपलोड कर देंगे। अपने तरफ से हमने पूरा कोशिश किया, अब आपका सपोर्ट आपका फीडबैक इंपॉर्टेंट फॉर मी। थैंक यू।